चंबल के सबसे इंटेलिजेंट डाकू अमृतलाल की कहानी। चंबल के बिहड़ों में डकैतों के किस्सों का सिलसिला बहुत लंबा है। एक से बढ़कर एक दुस्साहसी, एक से बढ़कर एक खूंखार, एक से बढ़कर एक निशानेबाज। लेकिन चंबल के बिहड़ों में डाकुओं के किस्सों में एक डाकू ऐसा भी है जिसे पुलिस फाइलों में चालाक लोमड़ी कहा गया। आमजन में वह दिल्ली वाला बाबू था, तो एक आईजी उसे साहूकार डाकू का संबोधन देते थे। आज़ादी के पूर्व 1916 में ग्वालियर रियासत की पोहरी जागीर के एक छोटे से गांव गणेश खेड़ा के एक किरार परिवार में जन्मा था ये दुस्साहसी और चंबल का सबसे शातिर डकैत अमृतलाल, जिसने अपने दिमाग के दम पर 1-2 साल नहीं लगभग चौथाई सदी तक चंबल में आतंक मचाए रखा। बिहड़ों में खाकी का खौफ हर किसी बागी या डकैत को होता है। मुठभेड़ हो तो भी डाकू पुलिस से बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमृतलाल एक ऐसा डकैत था जिसको पुलिस का कोई खौफ नहीं था। यहाँ तक कि उसने कई बार सीधे पुलिस थाने भी लूटे। चंबल में पकड़ यानी अपहरण को डाकुओं की कमाई का जरिया बनाने की शुरुआत भी अमृतलाल से ही मानी जाती है। 8वीं पास कर अमृतलाल एक स्कूल में मास्टर बना तो बूढ़े बाप भगवानलाल बहुत खुश हुए, पर यह खुशी जल्द ही काफूर हो गई जब अमृतलाल चोरी के जुर्म में पहली बार पकड़ा गया। शायद छोटी मोटी सजा होती, लेकिन उसने तो पोहरी थाने के लॉकअप में ही एक पुलिस सिपाही को काबू किया और 26 जून 1939 को हिरासत से निकल भागा और साथ में थाने से 2 दुफेरा बंदूक और कारतूस लूट कर ले गया। बिहार में पहुंचा और डाकू रूपा के गैंग में शामिल हो गया। गैंग में आते ही उसने लूट और डकैती के लिए योजना बनाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक साहसिक वारदात का सिलसिला। इटावा के डीएमएस के भाटिया आईसीएस के घर को लूटकर उसने गिरोह पर अपनी धाक जमा ली। उसने एक नई रणनीति बनाई कि हर वारदात के बाद सब डाकू कुछ दिन के लिए गायब हो जाते। खुद अमृतलाल तो बिहड़ों से निकलकर बस और ट्रेन के सहारे दूर दूर के दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में लंबा वक्त बिताता और फिर वापस चंबल में पहुंच जाता। इसी कारीगरी से उसने एक के बाद एक कई डकैती डाली। हथियारों की जरूरत थी तो कानपुर में एक मिल पर धावा बोलकर हथियार लूट लिए। 1942 में इटावा के जसवंत नगर में 2 बड़ी डकैतियां डाली। 1943 में अमृतलाल अपने सरदार के साथ ग्वालियर में एक बड़ी डकैती डालने पहुंचा, लेकिन मुठभेड़ में गोपी गिरफ्तार हो गया। गोपी की गिरफ्तारी के साथ ही गैंग की कमान अमृतलाल ने संभाल ली। अमृतलाल ने गैंग की कमान संभालते ही ताबड़तोड़ डकैतियां डाली और कत्ल किए। हर मौका ए वारदात पर अमृतलाल अपने गैंग के साथ मौजूद रहा। इसी बीच 1946 में अवैध असलहे के साथ अमृतलाल आगरा की पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पहचान होने पर अमृतलाल पर डकैती के मुकदमों की झड़ी लग गई और 18 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। अमृतलाल पर अलग अलग शहरों में डकैतियों के चार्ज थे, लिहाजा पुलिस उसको लेकर अलग अलग शहर जाती थी। ऐसी ही एक पेशी शिवपुरी में भी हुई और फिर कोलारस के थाने की हिरासत से अमृतलाल भागने में कामयाब हो गया। इस बार भी अमृतलाल अकेला नहीं गया, अपने गैंग के 2 डाकुओं माता प्रसाद और साधुराम को तो साथ ले गया, उसके साथ साथ 3 दूसरे कैदियों को भी साथ लेकर निकल भागा। 2 साल तक अमृतलाल ने फिर पूरे इलाके में ताबड़तोड़ वारदात की, लेकिन एक बार फिर ग्वालियर शहर की पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार अमृतलाल को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन अमृतलाल ने तो जैसे जेल की दीवारों को खिलौना मान रखा था। 1949 में एक दिन अमृतलाल यहां से भी हैरतअंगेज तरीके से फरार हो गया। ग्वालियर से फरार होने के बाद अमृतलाल एकदम से बदल गया। गैंग ने बेगुनाह लोगों को मारना और जिंदा जलाना भी शुरू कर दिया। 1950 में मैनपुरी जिले के एक गांव में 5 लोगों को डकैती के दौरान जिंदा जला दिया, एक के बाद एक डकैती। चंबल के बिहड़ों के बाहर अमृतलाल का नाम दहशत का नाम बन रहा था, लेकिन चंबल के बिहड़ों के अंदर अमृतलाल का नाम एक दूसरी वजह से बिगड़ रहा था। अमृतलाल की अय्याशियां उसके गैंग के लोगों की निगाह में भी चढ़ने लगी थी। चंबल के डकैतों ने अपने कुछ उसूल बनाए हुए थे जिनको वो आसानी से या फिर लोगों की नज़रों के सामने कभी तोड़ना नहीं चाहते थे। और सबसे पहला उसूल था कि गैंग के सदस्यों के परिवार पर कोई बुरी नज़र नहीं रखेगा। लेकिन अमृतलाल की अय्याशियों ने बिहड़ के सारे उसूलों को धता बता दी। अपने ही गैंग के जेल गए हुए सदस्यों के परिवार की महिलाओं के साथ अमृतलाल अवैध रिश्ते बनाने लगा। अमृतलाल की अय्याशियां पूरे चंबल में सुर्खियां बटोर रही थी।
साथ ही लूट और डकैतियों के साथ साथ उसने कमाई का आसान जरिया ढूंढ लिया, पकड़ को अपना मुख्य औजार बना लिया। वो धनिकों को बंधक बनाकर जंगल में ले जाता और जब तक एक मोटी रकम हासिल नहीं होती उन्हें नहीं छोड़ता था। एक ऐसी ही वारदात में शिवपुरी शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर में पूजा करने गए 40 लोगों में से 26 लोगों का अपहरण करके वो पालपुर के जंगलों में दाखिल हो गया। एक दो 10 दिन नहीं बल्कि महीनों तक पुलिस उनको छुड़ाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाती रही, लेकिन अमृतलाल के शिकंजे से किसी भी पकड़ को बिना फिरौती रिहा नहीं करा पाए। पकड़ रिहा हुई और शिवपुरी पहुंची तो पुलिस के होश ठिकाने नहीं रहे जब किसी भी पकड़ ने अपने अपहरण की बात मानने से ही इनकार कर दिया। दुस्साहसी अमृतलाल ने गुना के नजदीक उमरी के राजा की गड़ी लूटने का कारनामा अंजाम दिया। रियासत के तत्कालीन राजा, बाद में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे शिवप्रसाद सिंह के पिता, अपनी गड़ी में दिवाली पूजन की तैयारी कर रहे थे कि तभी अमृतलाल ने धावा बोला। लक्ष्मी पूजन के लिए रखे सारे गहने लूट कर जाने लगा। तभी नजर ससुराल से मायके आई राजा साहब की बेटी पर पड़ी, जो आंसू बहा रही थी। उसने पूछा, बहना तू क्यों रो रही है? जवाब माँ ने दिया। बोली, तुम्हारे लुटे गहनों में इसके गहने भी हैं। ससुराल में क्या जवाब देगी? अमृतलाल ने सारे गहने वापस सामने उड़ेल दिए और कहा, बहना अपने गहने चुन ले, मुझे तो राजा साहब से हिसाब चुकता करना था, तुझे नहीं लूटूंगा। साफ है कि अमृतलाल की दो निगाहें थीं, एक में महिलाओं के लिए इज्जत थी तो दूसरी में वासना। बाद में अमृतलाल गड़ी के दो नौकरों के सिर पर ही सामान लदवा कर फरार हो गया। अमृतलाल का हौसला आसमान पर था और पुलिस को कुछ सूझ नहीं रहा था। इसी बीच एक दिन अमृतलाल जा धमका राजस्थान के 12 जिले के कस्बा थाने में और दिनदहाड़े थाने के हथियार और गोलियां लूटी और आराम से चलता बना। 1954 में उसने बैराड़ थाना लूटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस सजग थी, अतः अमृतलाल गैंग को भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। अमृतलाल थाने को लूटे बिना ही वापस हो गया। ऐसा ही एक प्रसंग है मशहूर फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से जुड़ा हुआ। एक बार शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली जाते समय शिवपुरी के नज़दीक मीना कुमारी और उनके निर्देशक पति कमाल अमरोही की कार में पेट्रोल खत्म हो गया। अमरोही ने कहा कि हम रात कार में सड़क पर ही बिताएंगे। आधी रात के बाद करीब 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी कारों को घेर लिया। उन्होंने कारों में बैठे हुए लोगों से कहा कि वो नीचे उतरें। कमाल अमरोही ने कार से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है, मेरी कार के पास आए। थोड़ी देर बाद एक सिल्क का पायजामा और कमीज पहने हुए एक शख्स उनके पास आया और पूछा, आप कौन हैं? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूं और फिल्म शूटिंग के सिलसिले में इस इलाके से गुजर रहा था कि तभी हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया और दूसरी कार में मीना कुमारी भी बैठी है। ये सुनते ही तुरंत संगीत, नाच और खाने का इंतजाम कराया गया। उन्हें आराम से सोने की व्यवस्था हुई और सुबह उनकी कार के लिए पेट्रोल भी मंगवा दिया। चलते चलते सरदार ने मीना कुमारी से कहा कि वो नुकीले चाकू से उसके हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दे। जैसे तैसे मीना कुमारी ने यह ऑटोग्राफ दिया। ये शख्स और कोई नहीं अमृतलाल ही था। श्योपुर के नज़दीक पाली घाट के पास शादी के लिए जा रही एक पूरी बारात को ही उसने लूट लिया। इतना ही नहीं तो दूल्हे और उसके भाई को अपहरण कर ले गया और फिरौती की रकम लेकर ही बाद में छोड़ा। पुलिस की नाक में दम करते हुए अमृतलाल ने अपने 25 आदमियों के गैंग के साथ धामा में एक बड़े ठाकुर के घर डकैती डाली और लाखों रुपए के साथ हथियार भी लूट कर ले गया। लूट के साथ ही 2 लोगों को भी पकड़ के तौर पर अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने राजमार्गों पर ही गाड़ियां रोक कर पकड़ बनाना शुरू कर दिया। ग्वालियर के राष्ट्रीय राजमार्ग से दिन दहाड़े 2 बड़े व्यापारियों का अपहरण किया और उनसे फिरौती वसूल कर ली। सुर्खियों में आते जा रहे अमृतलाल ने एक नया धंधा और शुरू कर दिया था, और वो था इलाके ठेकेदारों से चौथ वसूली का। शिवपुरी और गुना के जंगलों में तेंदुपत्ता का हर ठेकेदार उसको वसूली दिया करता था। कोई भी ठेकेदार बिना अमृतलाल को चौथ दिए अपना काम नहीं कर सकता था। अमृतलाल के पास इतना पैसा हो गया था कि वो इसको ब्याज पर देने का काम भी करने लगा। इलाके के बड़े सेठ उससे ब्याज पर पैसा लेने लगे। चंबल में एक किस्सा ये भी है कि चंबल के सबसे बड़े कातिल माने जाने वाले लाखन सिंह को भी उसने 50,000 रुपये उधार दिए थे। अमृतलाल ने पैसे के दम पर इलाके में पुलिस से बड़ा मुखबिर तंत्र खड़ा कर लिया था और उन पर अमृतलाल पानी की तरह से पैसा बहाता था।
पूर्व पुलिस प्रमुख KF रुस्तम जी ने इस बारे में लिखा कि 50 के दशक के शुरुआत में एक नाई के हेयर कट से खुश होकर अमृतलाल ने उसको 100 रुपये का नोट इनाम में दिया था। इतना ही नहीं, एक मुखबिर ने 10 मील साइकिल पर आकर पुलिस के बारे में खबर दी तो अमृतलाल ने उसको 1000 रुपये दिए। लेकिन उसकी अय्याशियां उसके खिलाफ जा रही थी। गिरोह के एक एक्टिव मेंबर रथी किरार की मौत के बाद अमृतलाल की नज़र उसकी पत्नी नारायणी पर थी। करम का मारा रथी का साला बद्री किरार गैंग में शामिल होने पहुंच गया। अमृतलाल ने उस पर दबाव बनाया कि वह अपनी विधवा बहन को बुलाए, अन्यथा उसकी और उसके परिवार की खैर नहीं है। मजबूर बद्री उसे अपने गांव गोपालपुर की ओर ले चला। 18 अगस्त 1959 को दोपहर में गोपालपुर से कुछ दूर पहले ही महुआ के पेड़ों के नीचे गैंग ने आराम करने का तय किया। गैंग के लोगों के लिए पास के गांव से बकरा लाकर काटा गया और शराब का लंबा दौर चला। खाने के बाद गैंग मेंबर तालाब के किनारे सो गए। बीच में अमृतलाल और मोतीराम सो गए और उनके पास बद्री किरार बैठ गया। बद्री ने तबीयत खराब होने का बहाना कर खाना नहीं खाया था। कुछ देर बाद जब नशे में धुत गैंग के लोग सो गए तो बद्री ने सबकी राइफलें और बंदूकें उठाकर तालाब में फेंक दी और अमृतलाल की राइफल से उसको सटाकर एक गोली चला दी। चंबल में चली लाखों गोलियों में से सबसे कीमती गोली। एक ही गोली में अमृतलाल का काम तमाम हो गया। गोली की आवाज से उठे गैंग के मेंबर जैसे ही आगे बढ़े, बद्री ने गोलियों की बौछार कर दी। निहत्थे गैंग के सदस्य जान बचाकर जंगल की ओर भागे। राइफल को कंधे पर टांग कर गोपालपुर थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस प्रमुख KF रुस्तम जी ने पत्रकारों को कहा कि ये एक चालाक लोमड़ी का अंत है, एंड ऑफ ए क्लेवर फॉक्स। और अमृतलाल की मोटी फाइल में ये आखिरी शब्द दर्ज हो गए। अमृतलाल के हाथ पर चाकू से लिखा गया ऑटोग्राफ मीना भी उसके साथ ही अग्नि संस्कार में मिट गया। हाँ, नहीं मिटा तो लूटा गया वह धन जो उसकी रखैलों और मुखबिरों के पास रखा रह गया, और उनके वंशज आज उसी धन से समाज मान्य और रसूखदार बने बैठे हैं।